जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का 7वां चैप्टर। नाम है एक साम्राज्य की राजधानी और वो है विजयनगर। यानी कर्नाटक की तरफ जाएंगे, दक्षिणी भारत की तरफ रुख करेंगे। दक्षिणी भारत का एक प्रमुख हिंदू साम्राज्य, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर अच्छे से सारी चीजें हैं वो समझेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि आप जानते हो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, विजयनगर यानी विजय का शहर। ये एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए ही इस नाम का यहां इस्तेमाल किया गया है। और इस साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो 14वीं सदी के अंदर हुई और अगर तारीख की बात करें तो 1336 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना होती है। काफी उत्कर्ष इसका जो शासन है वो रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, 1565 के अंदर चलते हुए इस पर आक्रमण होता है, इसे लूट लिया जाता है, इसे उजाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। लेकिन फिर भी काफी टाइम तक इस पर शासन है, कोई अन्य शासक है वो करते रहे। और उसके बाद में कृष्णा और तुंगभद्रा जो दो आब है, दो आब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो लोगों की स्मृतियों में उस टाइम रहा होगा और उसी को नाम दिया गया था हम्पी। तो यहां पर एक नाम आएगा हम्पी, तो आप समझ लीजिएगा हम्पी शायद वही इलाका है जहां पर कभी विजयनगर का साम्राज्य था, या यूं कह लीजिए भी विजयनगर की शायद पुरानी राजधानी ये रही होगी। और इस नाम शब्द के पीछे भी कुछ कहा गया है कि इसका जो जन्म है वहां की स्थानीय लोक देवी जो मातृ देवी है वो पंपा देवी के नाम से हुआ है। तो इतिहासकारों ने इस हिंदू साम्राज्य की जो खोज है वो इसी हम्पी क्षेत्र से की है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में इसी का उल्लेख है वो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये तो चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है, भी पूरे चैप्टर में हम किन तथ्यों को पढ़ने जा रहे हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहां से अपनी बात स्टार्ट हो जाएगी। भारत का नक्शा आपके सामने दिखाई दे रहा है और हम जिस विजयनगर कर्नाटक की बात कर रहे हैं ये है उसका इलाका। इस दक्षिणी भारत के अंदर यहां पर विजयनगर साम्राज्य का राज है वो रहा। तो 14वीं से 16वीं सदी तक यानी 1336 से लेकर 1565 तक के मध्य विजयनगर दक्षिणी भारत के अंदर एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। यानी एक बड़े क्षेत्र के अंदर इसका राज था। 1336 से लेकर, तारीख जरूर याद रखिएगा, और 1565 तक ये जो टाइम पीरियड है वो इसके उत्कृष्ट टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं। और विजयनगर की पुरानी राजधानी हम्पी, जिसके बारे में अभी हमने बात किया ना, अभी इतिहासकारों ने यहीं से खोज है वो स्टार्ट की है। तो ये एक सामान्य बात हो गई। अब बात हम्पी से स्टार्ट करेंगे इतिहासकारों से, यानी फर्स्ट, और उसके बाद में आपकी पाठ्य पुस्तक का जो लास्ट जो टॉपिक है जहां वही बात भी इतिहासकारों ने क्या बातें बताई उनसे जुड़ी हुई जो तथ्य है उन दोनों को स्टार्टिंग में ही शामिल करते हुए फिर हम आगे का सफर फिर स्टार्ट करेंगे। तो हम्पी के अवशेषों की खोज कब हुई? 1800 ईस्वी के अंदर हुई और करने वाला था कॉलिन मैकेंजी। हम्पी की खोज कब हुई? 1800 में। करने वाले भाई साहब ये रहे, एक अंग्रेज अधिकारी है जिनका नाम है कॉलिन मैकेंजी, और इन्होंने यहां पर एक सर्वे करके एक पहला अपना मानचित्र है वो तैयार किया है। जो मानचित्र तैयार किया आप वो देख सकते हो किस प्रकार आप जो मानचित्र है वो बनाया गया। पाठ्य पुस्तक के लास्ट में वही कुछ बातें हैं बताई गई है जो आपके नॉलेज के लिए है, बस एग्जाम के लिए नहीं है। कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करता था। भाई साहब का जन्म है वो 1754 में हुआ। 1815 में इसे भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था और इसकी 1821 में मृत्यु हुई थी और अपनी मृत्यु तक वो इसी पोस्ट के ऊपर है, ये मैकेंजी साहब काम करते रहे। और विजयनगर की जो जानकारी प्राप्त होती है, हम्पी की जो जानकारी प्राप्त होती है वो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिर से, यानी पूजा स्थलों के जो पुजारी थे उनसे बातचीत करके इकट्ठी की गई है। आगे चल के इनका जिक्र आएगा। विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी का जो मंदिर है, इन मंदिरों के अंदर पूजा करने वाले जो पुजारी थे उनसे बातें की भाई साहब कॉलिन मैकेंजी ने, और लिखता गया और बड़ी बड़ी जानकारियां हमारे पास उस महान सम्राट
और साम्राज्य के बारे में प्राप्त हो जाती है। इस क्षेत्र के कई मंदिरों से अभिलेख है वो भी मिले हैं, वहां से जानकारी इकट्ठा की गई है। और एक बहुत प्यारा प्रश्न 1976 में लास्ट ईयर बोर्ड में आया भी है, 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो दक्षिणी भारत के किस शहर को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में जो स्थान है वो मिला है, वो कौन सा है? हम्पी है। और कब मिला? 1976 में। और एक बात आपके नॉलेज के लिए भी, 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल भी घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। हम्पी को कब किया गया? 1986 में। भारत सरकार ने 1976 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल बता दिया और यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया 1986 में। तो इतनी सी बात, आप थोड़ी सी बेसिक आप ध्यान रख लीजिएगा। नोट्स फॉर्म में उतारना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहना भी साथ साथ में, जब साइड में होता हूं तो ले लिया करें। अब चलिए विजयनगर की, जब हम इस यात्रा पर चलेंगे तो बहुत से यात्रियों का जिक्र आएगा, तो हम स्टार्टिंग में उनके नाम हैं वो देख लेते हैं। हालांकि हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा, यानी इस सेकंड बुक का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वहां पर भी कुछ तीर्थयात्रियों का जिक्र कर लिया था। तीर्थयात्री, अब वो नाम तीर्थयात्री आता है, यानी जो यात्री आए थे समुद्री मार्ग से यात्राएं की थी। 15वीं सदी में आए निकोलो दे कांति जो इटली के थे। अब्दुल रज्जाक आए, फारस यानी ईरान के थे। अफानासी निकितिन हैं, वो रूस के थे। और 16वीं सदी में आए थे दुआर्ते बर्बोसा जो पुर्तगाल के थे। डोमिंगो पेस है, ये इटली के थे। और फर्नोवा नूनीज है, ये भी पुर्तगाल के थे। ये वो यात्री हैं जो कि विजयनगर भी आए थे। विजयनगर के अलावा और इलाके में भी गए थे, लेकिन ये वो 3 15वीं सदी के और 3 16वीं सदी के वो यात्री हैं जो कि कहां की यात्रा की थी? इन्होंने विजयनगर की यात्राएं की थी, उनके साम्राज्य के बारे में बताया था। तो इन्होंने अपनी किताबों में जो लिखा है उनको भी जो नॉलेज के लिए या यूं कहें भी इनके साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफी हेल्प है, वो यहां से मिली है। तो ये मोटी मोटी बातें हम जिस साम्राज्य के बारे में जानना चाह रहे हैं उसके बारे में आ गई। और अब स्टार्ट हो जाता है फिर विजयनगर। यहां से अब अच्छे से अपनी बात को समझना स्टार्ट कर दीजिएगा। पहला प्यारा प्रश्न, विजयनगर की स्थापना कब और किसने की? 1336 ईस्वी में हुई स्थापना। और किन्होंने की? 2 भाई थे भाई, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने दक्षिणी भारत में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। बहुत प्यारा प्रश्न। अगर इसकी स्थिति देखें भी ये कहां पर है, तो आप देखिए ये है यहां पर दक्षिणी भारत में कृष्णा नदी और इधर आ रहा है तुंगभद्रा नदी, ठीक है। और यहां इस कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिणी भारत तक, हमने स्टार्टिंग में बात कर दी, ये वो इलाका है जहां पर विजयनगर का साम्राज्य है वो फैला हुआ था। इसके उत्तर में दक्कन के सुल्तानों का शासन था, ऊपर वाली साइड में यहां मुसलमानों का शासक था, जैसे बीजापुर आ गया, गोलकुंडा आ गया, और इधर आ जाएगा अहमदनगर। अहमदनगर अपना कौन सी साइड होगी? महाराष्ट्र वाली। तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये नाम भी याद रखिएगा, आगे चलकर इनका जिक्र आएगा। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इनका ये मुसलमानों का शासन था यहां, और इस दक्षिणी भारत के यानी दक्कन के उत्तरी साइड में था। और यहां के जो शासक है उनको अश्वपति कहा जाता था। अश्वपति, क्योंकि इनके पास बड़ी संख्या में अश्व थे, घोड़े थे। अश्वपति यानी घोड़े के पति कहा जाता था, क्योंकि उनके पास घोड़े बहुत थे। और इधर उड़ीसा क्षेत्र वालों को गजपति शासन कहा जाता था। इस साइड में उड़ीसा वालों का जो शासन था उन्हें गजपति कहा जाता था, क्योंकि उनके पास बड़ी संख्या में क्या थे भी? हाथी थे। तो ये इस प्रकार से पूरा भौगोलिक परिदृश्य आपके सामने आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं इन सभी शासकों का। कौन से का? अहमदनगर, गोलकुंडा, और इनकी जो बात की, इन सभी के साथ विजयनगर का संघर्ष चलता था, लड़ाइयां होती रहती थी। तो मतभेद थे इनके, क्योंकि वही बात है, वो मुस्लिम शासक और इधर हिंदू शासक, धार्मिक आधार पर भी भिन्नता थी, तो किंतु परंतु तो होनी स्वाभाविक ही थी। और यह संघर्ष किसके लिए था? उपजाऊ नदी घाटी और विदेशी व्यापार से जो प्राप्त संपदा है, जो धन है, उसके अधिकार के लिए।
उपजाऊ मिट्टी का एरिया था, इसलिए उस पर अधिकार करना चाहते थे। विदेशी व्यापार होता था, उससे काफी लाभ प्राप्त होता था, तो उस लाभ को प्राप्त करने के लिए ही तनातनी चलती रहती थी। और एक प्यारा प्रश्न कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? इन्हें राय कहा जाता था। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। और विजयनगर की सेना का जो प्रमुख होता था उसे नायक कहा जाता था। बहुत ही प्यारे प्रश्न। तो विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? राय। और उनकी सेना का जो सेनापति होता था उसको क्या कहा जाता था? नायक, हीरो कहा जाता था। और ये नायक है वो किलों पर नियंत्रण रखते थे, दुर्ग की सुरक्षा करते थे, और उनके पास सशस्त्र सैनिक होते थे। काफी संख्या में सैनिक होते थे जो हथियारबद्ध, सशस्त्र का मतलब होता है हथियारबद्ध सैनिक है, वो इन नायकों के पास है, वो होते थे। तो छोटे छोटे प्रश्न भी अपने साथ में क्लियर हैं, वो होते जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब हम विजयनगर के व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले विजयनगर में सेना है वो घोड़ों पर निर्भर थी, उन्हें घोड़ों की आवश्यकता होती थी, पहाड़ी इलाका भी था, इसलिए घोड़ों का व्यापार है वो अधिक होता था विजयनगर के अंदर। दूसरा है विजयनगर के शासक है वो मध्य एशिया और अरब से घोड़े मंगवाते थे, आयात करते थे। घोड़े चाहिए लड़ाई के लिए, और कहां से? मध्य एशिया, जो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और उधर अरब वाला जो इलाका है वहां से घोड़े मंगवाते थे। शुरू में व्यापार पर अरब व्यापारियों का ही ज्यादा नियंत्रण था। और एक बहुत छोटा सा प्यारा प्रश्न का, घोड़ों के व्यापारियों को क्या कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में? कुदीरई चेट्टी। नाम जरूर लिख के रख लीजिएगा ऐसे शब्दों को, कदूरई चेट्टी, चेट्टी, सेठी, चेट्टी, साउथ इंडिया में मिलते हैं ना ये नाम, फिल्में देखी होगी। तो घोड़ों के व्यापारियों को कुदीरई चेट्टी कहा जाता था। और 1498 में इस इलाके के अंदर पुर्तगाली व्यापारी भी आ गए थे, और आपको पता है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार भी कर लिया था। तो गोवा का ऊपर जो अधिकार है वो पुर्तगालियों को ही रहा था। तो विजयनगर के पुर्तगालियों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे, और जो कब आए थे भारत में? 1498 वास्को डिगामा, और उनकी बातें आपको याद है। विजयनगर के अंदर मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए भी प्रसिद्ध था। और यहाँ की जो धनी जनता थी, पैसे वाली थी, वो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी। वो ये ना स्टेटस सिंबल था, भैया महंगी चीज खरीदेंगे, हमारे पास पैसा है। और उच्च व्यापार के कारण राज्य को उच्च राजस्व प्राप्त होता था, इनकम प्राप्त होती थी। इसी वजह से ये विजयनगर साम्राज्य है वो बहुत ही समृद्ध था। तो व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत ही समृद्ध साम्राज्य है वो रहा। तो विजयनगर घोड़ों का व्यापार करता, अरबों और जो मध्य एशिया वहां से करता था। जो घोड़े के व्यापारी है उन्हें कुदरई चेट्टी कहा गया। पुर्तगालियों के साथ भी व्यापार था, ये मसालों, वस्त्रों और जो महंगी चीजें हैं उनका व्यापार करते थे, उनसे काफी इनकम प्राप्त होती थी। इसलिए क्या था, ये बहुत ही समृद्ध साम्राज्य है वो रहा उस टाइम का। और अब बात करते हैं विजयनगर के ऊपर। हमने कहा भी 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक यहाँ पर बहुत जो कहें भी समृद्ध साम्राज्य रहा, और उसके बाद आगे 18वीं सदी तक यहाँ पर राज रहा। तो किन किन शासकों ने, किन किन वंशों ने यहाँ राज किया, उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो हमने स्टार्ट किया था ना भी 1336 में हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का ने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पहला साम्राज्य था जो अपने पिता के नाम पर, संगम, अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम रखा, संगम वंश। तो विजयनगर के ऊपर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? संगम वंश ने शासन किया, जो 1336 से लेकर 1485 तक यहां पर राज किया। और इस वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ये थे। और संगम वंश के बाद में वहां उनके सैनिक कमांडर रहे दूसरे वंश, सुलभ वंश ने यहां पर राज किया। यानी संगम वंश के जो अंतिम शासक थे वो कमजोर होते गए, सेनापतियों ने उनको हरा दिया और खुद की सत्ता स्थापित कर ली। तो दूसरा वंश था सुलभ वंश, जो 1485 से 1503 तक यहां शासन किया। और सुलभ वंश के बाद में तीसरा वंश आया विजयनगर के अंदर, तुलु वंश। ये जरूर अच्छे से ध्यान रखिए, तुलु वंश। पहला वंश संगम, दूसरा सुलु वंश है, तीसरा तुलु वंश। 1503 से 1570 के आसपास यहां राज्य रहा। और यहां का प्रमुख शासक था कृष्णदेव राय। राय इनकी उपाधि थी। कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। तो कृष्णदेव राय वंश
विजयनगर के प्रसिद्ध प्रतापी शासक थे कृष्णदेव राय और उनका संबंध किस वंश से था? तुलव वंश से था। और इसके बाद में अंतिम वंश आया इधर अरविंदो वंश, जो 1570 से 1650 ईस्वी तक यहां पर शासन किया। शासन तो क्या किया, 1565 के आसपास विजयनगर तहस नहस हो गया था, फिर भी थोड़ा बहुत चलता रहा। और कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस वंश का प्रभाव यहां पर बढ़ा था। और जब पूरा विजयनगर तहस नहस हो गया था, तब अरविंदो वंश ने पेनुकोंडा और चंद्रगिरी क्षेत्र से यहां पर थोड़ा बहुत राज है वो किया। तो पहले तो आप 4 वंश याद रखें भी, विजयनगर पर संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरविंदो वंश ने शासन किया। संगम वंश के थे हरिहर और बुक्का, सुलु वंश के बाद तुलु वंश आया, और कृष्णदेव राय है वो किस वंश के थे? तुलु वंश के थे। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, तो यहां पर मूल सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध जो शासक रहा वो तो कृष्णदेव राय था। किस वंश का था? तुलु वंश का था। तो क्यों ना हम इन्हीं के बारे में ही अच्छे से जाने। उनके बारे में हरिहर और बुक्का की तो बात होगी भी, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था काम। तो विजयनगर के एक प्रसिद्ध प्रतापी शासक कृष्णदेव राय की बात अब हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह पता हो कृष्णदेव राय का शासनकाल कितना था। 1509 में ये राजा बने थे और 1529 तक ये राजा है वो रहे थे। तो 1509 से 1529 तक शासन किया। और ये एक बहुत अच्छे लेखक भी थे भाई। और इनकी एक प्रमुख ग्रंथ है इनका अमुक्तमाल्यद, नाम ध्यान रख लेना, लिखना पड़ेगा, लिखकर याद होगा। अमुक्त और फिर है मल्यद, अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखा गया था? तेलुगु भाषा में लिखा गया था। 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय, अगर आपने टीवी देखते हो तो तेनालीरामा एक नाटक आता था, बड़ा ही बहुत ही मजेदार, देखा होगा, मैंने 2 बार देख लिया उस पूरे एपिसोड को। तो 1509 से 1529 तक शासन रहा। ये अच्छे लेखक थे। इनका ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद, जो तेलुगु भाषा में लिखा गया। कृष्णदेव राय ने विजयनगर की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया और कई प्रभावशाली क्षेत्रों को जीत भी लिया था। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कृष्णदेव राय की कोई 2 प्रमुख जीत या 3 जीत बताइए। तो 1512 में कृष्णदेव ने रायचूर के दोआब क्षेत्र को हासिल कर लिया। रायचूर का दोआब क्षेत्र पर अधिकार कब किया कृष्णदेव ने? 1512 में। और रायचूर दोआब यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो उपजाऊ एरिया था। और 1514 में भाई साहब ने उड़ीसा के शासकों को हरा दिया। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासकों भी हरा दिया 1514 में। और 1520 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को भी हरा दिया। तो 1512 में रायचूर को जीता, 1514 में उड़ीसा को हराया, 1520 में बीजापुर को शासकों को, मुल्लों को, मुसलमानों को हरा दिया। कृष्णदेव राय के समय में राज्य सदैव युद्ध के लिए तैयार रहता था, समृद्ध भी था और युद्ध लड़ाई के लिए भी तैयार रहता था। और ये प्रतापी राजा होने के साथ साथ अच्छा लेखक भी था। तो विजयनगर अच्छा लेखक था। अमुक्तमाल्यद की बात है वो हमने यहां पर की है। और इन्होंने बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया। और क्या क्या किया? वो भी बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। और इन्होंने मंदिरों में गोपुरम भी लगाए। वाह जी वाह, कितना प्यारा शब्द है गोपुरम। और गोपुरम का मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार। ये बड़ा जो प्रवेश द्वार बनाया जाता था, इसको दक्षिणी भारत में क्या कहते हैं? गोपुरम। मोटोड़ो दरवाजो, गोपुरम, गोपुरम कहा जाता है। ये भी लगवाए। और अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप एक नगलपुरम नामक नगर की स्थापना भी की। तो नगलपुरम नगर की स्थापना किसने और किसकी स्मृति में की? कृष्णदेव राय ने की। और अपनी मां के नाम पर उनकी स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए नगलपुरम की स्थापना की थी। और लोगों को पानी है वो पर्याप्त मात्रा में मिले, तो जल की पूर्ति के लिए कमलपुरम, कमलपुरम, ये नगलपुरम है, नगर है, ये कमलपुरम है जो कि जलाशय है, तालाब। कमलपुरम जलाशय यानी तालाब का निर्माण भी करवाया था। तो गोपुरम, मंदिर बनवाए, बड़े बड़े गोपुरम बनवाए, यानी दरवाजे हैं वो बनवाए। इन्होंने नगलपुरम नगर की स्थापना की। इन्होंने कमलपुरम जलाशय की। नगलपुरम, कमलपुरम, नगलपुरम नगर है, कमलपुरम। कमल कहाँ खिलता है? पानी में खिलता है, इसे याद रख लीजिएगा, वो जलाशय है। और इसके बाद एक प्रश्न के रूप में भी बात ले लेते हैं भी, विजयनगर, आप याद कीजिए, विजयनगर साम्राज्य के आसपास किनका शासन था?
मुसलमानों का शासन था, तो उनके बीच तनातनी रहती थी, लेकिन फिर भी कई बार ये एक दूसरे की अच्छी खासी हेल्प भी करते थे। तो इन्हीं से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन निकाला है कि विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। कोई दो उदाहरण दीजिए। भी वास्तव में एक दूसरे की हेल्प भी करती थी, यार ठीक है तेरा शासन चलता रहे। तो पहले बात करें कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया था। तो वहां जब मुस्लिम शासक होते थे उनका समर्थन, ठीक है भाई तेरा राज चल रहा है चलने दे। और यवन राज्य की स्थापना करने वाला, ये उपाधि है इनकी, कृष्णदेव राय यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध भी धारण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था। तो यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध किसने धारण किया था? कृष्णदेव राय ने धारण किया था। वहीं मुस्लिम शासकों की बात करें तो बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में उत्तराधिकारी विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया था। यार सुलझा लो, हम आपकी मदद कर देते हैं। तो देखिए तनातनी के बीच में ऐसा भी लगता है भी हाँ कई बार ये एक दूसरे का अच्छे खासी मदद भी करते थे। तो इस प्रकार से धार्मिक भिन्नताएं होने के बावजूद भी सुल्तान और रायों के संबंध हमेशा शत्रुतापूर्ण है, वो नहीं रहे थे। तो इन उदाहरणों से ये बात है वो क्लियर हो जाती है। चलिए साहब अब बात कर लेते हैं विजयनगर के पतन की। बात आ गई सीधी, और भी बहुत सी बातें हैं, पढ़ेंगे हम आगे। विजयनगर राज्य के पतन का अगर कोई प्रश्न पूछ ले छोटे प्रश्नों में, दो कारण, तो दो प्रमुख कारण हैं कि विजयनगर राज्य में विशेषकर कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद सिंहासन राज्य प्राप्ति के लिए गृह युद्ध चलता रहता था, जिससे राज्य की शक्ति है वो कमजोर पड़ गई। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है 1565 में, याद कीजिए स्टार्टिंग में कहा था 1565 में तो ये तहस नहस हो गया विजयनगर, क्योंकि यहां पर हुआ था तालीकोटा युद्ध। बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, तालीकोटा युद्ध कब, क्यों, किस वजह से हुआ। तो तालीकोटा युद्ध 1565 में हुआ और विजयनगर की सेना इसमें बुरी तरह से पराजित हो गई। तो इन दो कारणों की वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन है वो हो जाता है। तो अब हमने बात कहां छोड़ी है? तालीकोटा युद्ध से हमने बात छोड़ी है। अगली वीडियो क्लास में हम यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूं आनंद आया होगा आपको पढ़ने में। और अब एक चीज चलते चलते आपके प्रश्न की बारी है भाई, और प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है जी। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा और पाठ्य पुस्तक भी साथ में रीड करते रहिएगा। सपने बड़े हैं, मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके ही रहेंगे। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से बात करनी है और अपना काम ईमानदारी से करते जाना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।